हेलो गाइस, वेलकम टू कार श्योर, आपका अपना ऑटो चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अंकित। होप आप सब काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। और मैं तहे दिल से जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उन सबका कार श्योर फैमिली में वेलकम करता हूं। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, अगेन एक नो नॉनसेंस टॉपिक। 2023 आ गया है। आप में से बहुत सारे लोग नई गाड़ियां लेने के लिए प्लान भी कर रहे होंगे, तभी आप लोग यहाँ पर ये वीडियो भी देख रहे हैं। सो गाइज, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज होंगे कि 2023 में क्या अब पेट्रोल या डीजल गाड़ी लेनी चाहिए या फिर हमें इलेक्ट्रिक कार की तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आप सबको दिख भी रहा है और पता भी है कि जो फ्यूचर है ना वो इलेक्ट्रिक कार्स का ही है। पूरे वर्ल्ड में बहुत मेजर मेजर कंपनीज जैसे वोल्वो हो गई, मर्सिडीज हो गई, जितनी भी मेजर कंपनीज है बड़ी बड़ी, यहाँ तक कि पूरे फॉक्सवैगन ग्रुप ने भी अपना एक टाइमलाइन सेट कर लिया है कि 2030 तक या फिर 2035 तक वो सारी की सारी कंपनियां सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही मैन्युफैक्चर जा रही है और उसी हिसाब से वो अपना प्लान भी कर रही है। सो इंडिया एज अ होल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिहाइंड है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो गाइज, ऐसी ही कुछ स्कीम्स के साथ में हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है कंज्यूमर के लिए भी और एज वेल एज मैन्युफैक्चरर के लिए भी। जैसे कंज्यूमर के लिए अगर आप स्टेट वाइज देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडीज निकाली हुई है। जैसे कहीं पे अगर आप देखोगे तो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की जो फीस होती है, जो आप रजिस्ट्रेशन फीस अपफ्रंट पे करते हो, कहीं पे उसमें आपको रिबेट मिली हुई है, सब्सिडी मिली हुई है, यहाँ तक कि आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर के लेवल पे देखोगे तो मैन्युफैक्चरर को इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फेम टू पॉलिसी का फायदा मिल रहा है, जिसका इस टाइम फेज 2 चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उनको बैटरीज के ऊपर भी और यहाँ तक कि अपनी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉस्ट में भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से एक एडेड हेल्प मिल रही है। सो गाइस, गवर्नमेंट के इतने सारे स्टेप्स और मेजर्स लेने के बाद भी क्या आज भी इंडिया में ईवी लेना और ईवी गाड़ी को चलाना कितना फिजिबल है आपके और हमारे लिए? आइए देखते हैं। मैंने एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं। जो क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट अप करूंगा, उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर ही खुद को आंसर करना है। तो आप देखेंगे कि लास्ट तक आते आते आपको खुद पता लग जाएगा कि 2023 में आपको ईवी व्हीकल ले लेना चाहिए या आपको वही डीजल या पेट्रोल गाड़ी के साथ में जाना चाहिए। सो गाइज, इसी के साथ में मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पास अपना खुद का पार्किंग स्पेस है? खुद का पार्किंग स्पेस होना ईवी के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको अपनी गाड़ी को रोज एक पर्टिकुलर स्पेस में ले जाके खड़ी करना है। वहीं पे आपको अपनी गाड़ी को चार्जिंग पे लगाना है, वहीं पे आपके पास पे एक वॉल होनी चाहिए। कंपनी आपको उस वॉल के ऊपर एक अलग से इलेक्ट्रिक चार्जर लगा कर देगी। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास में ईवी है, आपके पास अपना खुद का एक सिक्योर्ड पार्किंग स्पेस होना चाहिए जहां पे आपकी गाड़ी इजीली खड़ी होकर चार्ज हो सके, कोई चोर आपकी गाड़ी को चुरा के ना लेकर जा सके। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी गाड़ी सड़क पे खड़ी हुई और आपने उसे चार्जिंग पे लगा दिया। अगर तो आपके पास में खुद का एक डेजिग्नेटेड स्पेस नहीं है जहां पे आप अपनी गाड़ी को रोज खड़ी करके चार्ज कर सके, जहां पे आप अपना परमानेंट वॉल चार्जर इंस्टॉल करवा सके, तो पहले ही आपका कट लग गया, आप ईवी ले ही नहीं पाओगे। और अगर आपके पास में ये स्पेस है तो आप ईवी लेने के एक स्टेप आगे निकल गए हो। अब आता है बॉस सेकंड क्वेश्चन, आपके घर के आसपास चार्जिंग स्टेशन की एक्सेसिबिलिटी। गाइस, हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी है। कभी ना कभी ऐसे भी दिन आएंगे कि आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है एक लंबे टाइम के लिए। इंडिया में तो बहुत आम बात है गर्मियों में ऐसा होना। और इसी के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपको बहुत जल्दी कहीं पर जाना है, तो आपके मन में ये है कि मैं अगर घर पे गाड़ी चार्ज कर रहा हूँ, मेरी 7 से 8 घंटे में गाड़ी चार्ज हो रही है, तो मुझे घर के पास में कोई चार्जिंग स्टेशन चाहिए जहाँ पे मैं फटाफट से अपनी गाड़ी को ले जाऊं और वहाँ पे डीसी फास्ट चार्जर से अपनी गाड़ी चार्ज कर लूं। और थर्ड पॉइंट ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में कि कभी आपका चार्जिंग का जो डॉक है, जो चार्जिंग स्टेशन कंपनी ने आपके यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, वो मेल फंक्शन कर गया या वो खराब हो गया और कंपनी से किसी भी टेक्नीशियन को आने में 1 दिन या 2 दिन का समय लग रहा है, तो तब भी आपको अपनी गाड़ी को पास वाले चार्जिंग स्टेशन पे ले जाके चार्ज करना पड़ेगा। तो आपके घर के पास में कहीं ना कहीं चार्जिंग स्टेशन होना मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर ऐसा है, आपके घर के पास में चार्जिंग स्टेशन इजीली अवेलेबल है, तो आप ईवी खरीदने के एक पॉइंट और आगे आ गए हो। और नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या अगर आप ऐसी किसी पोजीशन में फंस गए हो तो क्या आप मैनेज कर पाओगे। इसके बाद में आता है मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे कि क्या जो ईवी आप लेना चाह रहे हो
वो आपकी प्राइमरी गाड़ी होने वाली है या आपकी सेकेंडरी गाड़ी होने वाली है। गाइस देखो, बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें अपने घर में बहुत इमरजेंसी में कहीं पे जाना पड़ रहा है। मान लो कि आप अपने घर पे ऑफिस से आए हो, आपकी गाड़ी इस टाइम अराउंड 15-20% पर है, आपने आके अपनी गाड़ी को चार्जिंग पे लगा दिया है। चार्जिंग पे लगाने के बाद में अचानक से, भगवान ना करे, आपके घर में कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और आपको अचानक से हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और आप नीचे उतर कर देख रहे हो कि आपकी गाड़ी उतनी चार्ज ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में आप उस टाइम पे यही याद करोगे कि काश अगर मेरे पास पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी होती तो बस मैं एक सेल्फ मारता और फटाफट से हॉस्पिटल चला जाता। सो गाइज, अगर तो आपके पास में प्राइमरी कोई भी इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली गाड़ी है, आइदर डीजल और पेट्रोल, और ये ईवी आपकी एक सेकेंडरी गाड़ी होने वाली है रोज कम्यूट करने के लिए, तो आप बिल्कुल ईवी लो। आप ईवी लेने के ऑप्शन में एक कदम और आगे आ गए हो। सो गाइस, फोर्थ पॉइंट है, अगर आप रेगुलरली या बहुत जल्दी जल्दी एक लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हो तो गाइस ईवी के साथ में आपको एक इशू पड़ सकता है कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स पर जा रहे हो तो आपको बीच में कहीं ना कहीं रुक रुक कर अपनी कार को चार्जिंग स्टेशन पे लगाना पड़ेगा, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कार डिस्चार्ज होने जा रही है और आपको उस एक पर्टिकुलर एरिया में इलेक्ट्रिक स्टेशन नहीं मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक शहर में अपना कोई बिजनेस या आप अपनी कोई जॉब कर रहे हैं और आपको अपने होम टाउन जाना है और आपको पता लग रहा है कि मेरे होम टाउन के रास्ते में ईवी स्टेशंस बहुत कम है, उनमें से कभी कभार कोई चलता भी है और कभी कभार कोई नहीं भी वर्किंग स्टेट में होता। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से देखकर चलनी पड़ती है और इसके कारण आपको रेंज एग्जाइटी ना हो। आपको अपनी पूरी की पूरी ट्रिप को बहुत पहले से प्लान करके रखना पड़ता है कि मुझे कहाँ पे कितने किलोमीटर के बाद में जाके चार्जिंग करनी है, वहाँ पे मैं क्या करूँगा। अगर मेरी कार वहाँ पे 2 घंटे चार्ज हो रही है तो क्या मेरे लिए वहाँ पे कहीं पे बैठने की या रेस्ट करने की कोई सुविधा है? तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से मैनेज करके चलनी पड़ती है। अगर आप ये सब चीज़ें पहले से मैनेज कर सकते हैं, तो आप ईवी के लिए एक स्टेप और आगे आ सकते हैं, या फिर जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये ईवी आपकी सेकेंडरी कार होने वाली है, तो बट ऑब्वियस रीज़न है कि शायद आप अपने लॉन्ग ट्रिप्स पे जहाँ पे आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे अभी भी इंडिया में जो ईवी का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है कि वो हर जगह आपको ईवी के चार्जिंग स्टेशंस मिल रहे हैं। तो शायद ऐसे में आप अपनी जो दूसरी गाड़ी पेट्रोल या डीजल की होगी उसे ले जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसके बाद में बॉस, मेरा फिफ्थ पॉइंट है ईवी गाड़ियों की बैटरी की लाइफ। देखो, 8 साल की वारंटी आजकल आप देख ही रहे हो कि चाहे वो Hyundai हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो किया हो, चाहे वो MG हो, इन्हीं गाड़ियों की जो ईवी व्हीकल है वो इंडिया में आ रही है और आगे चल के महिंद्रा की भी आने वाली है XUV 400। लेकिन गाइज आप एक चीज बताओ, 8 साल गाड़ी की, चाहे आरसी पे 15 साल लिखा हो, लेकिन बैटरी की वारंटी आपको 8 साल की मिल रही है। 8 साल की वारंटी में आप ये चीज देखो कि कहीं ना कहीं अगर बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है तो उसमें जाकर तो आपको हेल्प मिल रही है कंपनी की तरफ से कि वो आपको बैटरीज चेंज करके देंगे, लेकिन आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं ईयर टू ईयर, जैसे जैसे आप गाड़ी के एक हर बैटरी का एक साइकिल होता है कि नंबर ऑफ चार्जेस के बाद वो कहीं ना कहीं बैटरी का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। मतलब कि अगर वो गाड़ी जब आपने नई खरीदी थी, अगर वो फुल चार्ज के ऊपर 280 किलोमीटर चल रही है, तो हो सकता है कि वो 5 साल के बाद में वो धीरे 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 कम होते होते 220 किलोमीटर चलनी शुरू हो जाए। सो गाइज, ये भी एक रीज़न है। इसके बाद आप एक चीज़ सोचो कि जब आप 8 साल के बाद अपनी गाड़ी की बैटरी चेंज कराओगे, तो बैटरी की जो करंट कॉस्ट है वो गाड़ी की 30 से 40% के आसपास आपको कॉस्टिंग बैठती है। तो आप एक चीज़ बताओ कि अगर आपकी गाड़ी कम चलती है या आपको लगता है कि आप 10 साल में अपनी गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर भी नहीं चलाओगे, तो ऐसे में क्या आपके लिए ईवी लेना कोई इकोनॉमिकली फीजिबल डिसीजन है? मुझे नहीं लगता कि है। रीज़न बीइंग, अगर आपकी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर भी नहीं चलेगी और आप 10 साल के बाद उसमें बैटरी चेंज करा रहे हो जो कि 5 से 6 लाख रुपए की आपको पड़ेगी, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि वो कहीं न कहीं ईवी को ओन करना और उसको चलाना आपके लिए डीजल या पेट्रोल गाड़ी से भी ज़्यादा महँगा पड़ गया। और गाइज़, इसके बाद जब हम नेक्स्ट प्राइस की बात करते हैं, तो अगर आप 20 लाख रुपए का अपना प्राइस का ब्रैकेट लेकर चलते हो, तो आपको किसी कंपनी की गाड़ी नहीं मिलती सिवाय टाटा के। टाटा में भी आपको नेक्सॉन मिलती है, टियागो मिलती है और टिगोर ईवी मिलती है। टियागो का भी इंट्रोडक्टरी प्राइस जो लगभग 9 लाख रुपए के आसपास टाटा ने निकाला था, सिर्फ पहली 10,000 गाड़ियों के लिए, जिसे एक्सटेंड करके 20,000 गाड़ियों के लिए कर दिया गया था। जो वो भी अब चलकर आगे इंक्रीज हो गया है। अगर आप Hyundai की बात करते हो या आप MG की बात करते हो
या आप किया की EV6 की बात करते हो, ये सारी गाड़ी आपको 20 लाख रुपए से ऊपर मिलती है और इनमें से कुछ गाड़ी ऐसी है कि जो सीधा आपको 50 लाख रुपए से ऊपर मिलती। सो गाइस, इन सब चीज़ों को, पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट की बात करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास में गाड़ी को चार्ज करने के लिए अपनी खुद की पार्किंग स्पेस है, आपकी ये प्राइमरी गाड़ी ना होकर के सेकेंडरी गाड़ी है, आपका मेजर रन सिटी के अंदर होता है, आपकी रोज़ की जो रनिंग है, वो एक डीज़ल गाड़ी जितनी है, जितना कि एक डीज़ल गाड़ी लेने वाला बंदा सोचता है कि जिसकी रनिंग ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 100 किलोमीटर्स पर डे की हो एटलीस्ट। इसके साथ में आपके घर के पास में चार्जिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी हो। अगर ये 5 पॉइंट आपके बिल्कुल सही तरीके से सेट बैठते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचना चाहिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से पहले। सो गाइस, होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हद तक हेल्प की होगी इन मेकिंग अ डिसीजन वेदर यू शुड बाय एन ईवी और अ पेट्रोल और डीजल व्हीकल। सो गाइज, ऐसी और वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए कार श्योर, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माय चैनल। थैंक यू।